टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं स्पेशल एमसीक्यूज़ ऑन द टॉपिक रेडियोथेरेपी। ठीक है, ये हमारी संडे की एक स्पेशल एमसीक्यू क्लास है जिसके अंदर हम आज रेडियोथेरेपी टॉपिक के 50 एमसीक्यूज़ करेंगे। बेसिक से एमसीक्यूज़ करेंगे हम रेडियोथेरेपी के, जो कि आने के चांसेस रहते हैं और रेडियोग्राफर्स वाला जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें, क्योंकि सिलेबस में बेसिक्स ऑफ रेडियोथेरेपी इंक्लूड है। ठीक है, तो हर संडे जैसे कि आपको पता है एक टॉपिक पे पर्टिकुलर स्पेशल क्लास मिलती है, तो ये वो है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको अपना एस्पायरेंट ऐप से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, जो कि आप सबके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज़, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, जो कि आपको होल सिलेबस कवर करवाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज एग्जाम लेवल फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। लेटेस्ट पैटर्न विल बी फॉलो एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। ठीक है, तो अब आपको पर्टिकुलर हर टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही ऐप में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और इतने पर्टिकुलर इतने एमसीक्यूज़ आपके पास अवेलेबल है टॉपिक वाइज का मतलब है होल सिलेबस विल बी कवर्ड। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस ऐप की, तो जल्दी से लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कोर्स को। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियोथेरेपी इज़ प्राइमरीली यूज टू। रेडियोथेरेपी को हम प्राइमरीली किस लिए यूज़ कर रहे हैं? डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट कैंसर यूजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन, मेजर्स ब्लड प्रेशर या डिटेक्ट फ्रैक्चर। तो देखो, जो डायग्नोस करता है डिजीज़ को दैट इज़ रेडियो डायग्नोसिस। तो रेडियोथेरेपी इज़ यूज टू ट्रीट कैंसर यूजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन। रेडियो का मतलब क्या होता है? रेडिएशन यहाँ पे, और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। मतलब रेडिएशन से जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, एक तो हम रेडिएशन की मदद से डायग्नोस कर रहे हैं बीमारी को, दैट इज़ रेडियो डायग्नोसिस। अगर हम रेडिएशन की मदद से किसी बीमारी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो दैट इज़ रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जो कि हाई एनर्जी आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करता है, लाइक हाई एनर्जी एक्सरेज एंड गामा रेज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा, टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स बाय डैमेजिंग देयर डीएनए। क्या करता है रेडियोथेरेपी? कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, उन सेल्स जो कैंसरियस सेल है उनके डीएनए को डैमेज करके। नॉर्मल टिश्यूज़ भी एक्सपोज हो जाते हैं, बट ट्रीटमेंट प्लानिंग हम जो करते हैं तो उस ट्रीटमेंट प्लानिंग का एम क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा किल हो और जो हेल्दी टिश्यूज़ है वो स्पेयर्ड रहे। जैसे जैसे मॉडलिटीज़ आती जा रही है, जैसे डायग्नोसिस के अंदर और अच्छी मॉडलिटी आ रही है तो वो और अच्छा डायग्नोस कर पा रहे हैं, वैसे रेडियोथेरेपी के अंदर और जितनी अच्छी मॉडलिटी आ रही है उनका एम क्या है कि जो नॉर्मल टिश्यूज़ है उन पे रेडिएशन कम से कम लगे, उनको नुकसान कम से कम पहुँचे और जो ट्यूमर सेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द एसआई यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज की एसआई यूनिट क्या है? तो एब्जॉर्ब डोज देखो ये रेडियोथेरेपी का भी हो जाता है। तो एब्जॉर्ब डोज क्या होता है? अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी डिपोजिटेड पर यूनिट मास ऑफ टिश्यू। तो 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर kg एंड द एसआई यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज ग्रे। ठीक है, और 1 ग्रे कितना हो जाता है? 1 जूल पर kg। साइवर्ट की अगर मैं बात करूँ तो साइवर्ट होती है यूनिट इक्विवेलेंट और अफेक्टिव डोज की। और रोइंजन की अगर मैं बात करूँ, ओल्ड यूनिट ऑफ एक्सपोजर इन एयर, नॉट द एसआई यूनिट। क्यूरी की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मेजर रेडियो एक्टिव डीके, नॉट एब्जॉर्ब डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 ग्रे इज इक्वल टू, तो मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ, 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स मेनली ऑन। जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है रेडिएशन का वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? पेशेंट की हाइट पे, डोज डिलीवर्ड, हेयर कलर या ब्लड ग्रुप। तो देखो, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है रेडिएशन का वो मेनली डिटरमाइंड होता है रेडिएशन डोज पे, डोज रेट पे, फ्रैक्शनेशन पे, एलईटी, ऑक्सीजनेशन, टिश्यू रेडियो सेंसिटिविटी। इट्स ऑल अबाउट रेडियोथेरेपी। ठीक है, इसी में बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन का सबसे ज़्यादा वो रहता है चांसेस। ठीक है, तो डोज डिलीवर्ड मतलब जितनी डोज डिलीवर्ड हुई है उस अकॉर्डिंग हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शनेशन इन रेडियोथेरेपी मीन्स। रेडियोथेरेपी के अंदर हम एक फ्रैक्शनेशन टर्म यूज़ करते हैं, तो उस फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है? डिवाइडिंग द टोटल डोज इनटू मल्टीपल ट्रीटमेंट, इंक्रीजिंग बीम एनर्जी यूजिंग 2 मशीन, गिविंग द एंटायर डोज एट वंस। तो देखो, हम क्या करते हैं, इंस्टीड ऑफ गिविंग 1 वेरी लार्ज डोज, मतलब एक साथ ही बहुत सारी डोज देने की बजाय हम क्या करते हैं, एक टोटल प्रिस्क्राइब डोज होती है। जैसे कि मान लो टोटल प्रिस्क्राइब डोज हो गई हमारी 22 ग्रे।
ठीक है। तो हम उसको स्मॉलर डेली डोजेस में डिवाइड कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेशन। जैसे कि 2 ग्रे पर डे पे मैंने कर दिया तो 11 दिन में उसको वो 22 ग्रे लग गई, ठीक है। तो जो हमने जो टोटल प्रिस्क्राइब डोज है पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए, जब हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया इनटू द मल्टीपल सेशंस, ठीक है, मतलब कि उसको 11 दिन तक ऐसे ऐसे लगने हैं या हफ्ते में 5 लगने हैं, तो टोटल 11 फ्रैक्शंस रखने हैं। तो दैट इज़ फ्रैक्शनेशन इन रेडियोथेरेपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, भाई जो नॉर्मल, अब मैं फ्रैक्शनेशन में दे रही हूँ तो जो नॉर्मल टिश्यूज़ को डोज लग रही है तो नॉर्मल टिश्यू को रिपेयर होने का टाइम मिलेगा। ट्यूमर सेल्स पे डेली लगती जाएगी तो वो लीथल डैमेज, मतलब फिर वो बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएंगे, साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। और जो कंसेप्ट होता है ये बेस्ड होता है 4 आवर ऑफ रेडियो बायोलॉजी पे, रिपेयर, रीऑक्सीजनेशन, 4 आवर क्या होते हैं बायोलॉजी, वो रेडियो बायोलॉजी के, रिपेयर, रीऑक्सीजनेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रीपॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी मशीन इज, इनमें से मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी मशीन कौन सी है, एमआरआई, सिटी स्कैनर, लिनेक, अल्ट्रासाउंड। तो बिल्कुल लिनेक। देखो बेसिक्स पे ही चल रहे हैं अपन, रेडियोथेरेपी के बेसिक्स पे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि डायग्नोसिस के अंदर बेसिक्स ऑफ रेडियोथेरेपी आता है। पूरे 50 क्वेश्चंस कर लो। अगर तुम्हें लगता है और भी क्वेश्चंस चाहिए रेडियोथेरेपी के एम CRE एग्जाम से भी पहले, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये भी किसी ने कमेंट किया था रेडियोथेरेपी पे चाहिए, तो आई ट्राइड की बेसिक्स कवर हो। बाकी 50 क्वेश्चंस में बेसिक, मॉडरेट और सीरियस तीनों टाइप के आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी मशीन है वो क्या है, लिनेक, लीनियर एक्सीलरेटर। ये क्या करती है, एक्सीलरेट करती है इलेक्ट्रॉन को यूजिंग माइक्रोवेव एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन है या तो वो स्ट्राइक करेंगे टारगेट को टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन्स एंड आर यूज डायरेक्टली एज इलेक्ट्रॉन बीम। मतलब लिनेक के अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रीटमेंट और फोटोन वाला 2 तरीके के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि भाई मैं सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रीटमेंट दे रही हूँ जो कि सुपरफिशियल ट्यूमर्स के लिए होता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो टारगेट पे हिट करके एक्सरेज, हाई एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और हाई एनर्जी एक्सरेज यूज़ हो रही है कैंसर सेल्स को किल करने में, तो उसको वो अलग एक्सरे ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियो एक्टिव सोर्स यूज्ड इन टेलीकोबाल्ट थेरेपी। टेलीकोबाल्ट थेरेपी, टेली का मतलब क्या हो जाता है, डिस्टेंट, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो कोबाल्ट के थ्रू हम जो रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ हो रहा है टेलीकोबाल्ट थेरेपी के अंदर, तो देखो 2 तरीके की हो जाती है, एक होती है टेली थेरेपी और एक होती है ब्रैकी थेरेपी। टेली का मतलब क्या हो जाता है, डिस्टेंट ट्रीटमेंट, मतलब कि जो सोर्स है जिससे मैं ट्रीट कर रही हूँ पेशेंट को वो कैसा है, डिस्टेंट पे। ब्रैकी का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंट, मतलब कि जो शॉर्ट डिस्टेंट का मतलब कि जो सोर्स है वो बहुत ही पास रखा हुआ है टारगेट के, तो डेट इज़ शॉर्ट डिस्टेंट ट्रीटमेंट। तो ये बोल रहा है जो टेलीकोबाल्ट थेरेपी है जिसके अंदर हम डिस्टेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोबाल्ट को यूज़ करके, उसके अंदर कौन सा रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ होता है, तो इट इज़ कोबाल्ट 60। टेलीकोबाल्ट में कोबाल्ट 60 यूज़ हो रहा है। टेलीकोबाल्ट यूनिट कोबाल्ट 60 यूज़ करता है जो कि इमिट करता है गामा रेज ऑफ एनर्जी 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एवरेज एनर्जी कितनी होती है, 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड हाफ लाइफ कितनी हो जाती है इसकी, 5.27 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज एनर्जी ऑफ कोबाल्ट 60 गामा रेज इज अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं वो ऊपर ही बता चुकी हूँ, एवरेज एनर्जी कितनी हो जाती है इसकी, 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीटमेंट डिलीवर्स रेडिएशन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। कौन सा ट्रीटमेंट है जो कि रेडिएशन को डिलीवर करता है बॉडी के बाहर से, ब्रैकीथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी। तो नाम से ही पता पड़ रहा है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रेडिएशन है वो कैसे होती है, जनरेटेड बाय अ मशीन आउटसाइड द पेशेंट बॉडी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द ट्यूमर। मतलब मशीन में से रेडिएशन निकल रही है, तो बाहर से रेडिएशन निकल रही है और फिर वो पेशेंट की बॉडी में जा रही है। ब्रैकीथेरेपी में क्या हो जाता है, जो रेडिएशन का सोर्स है उसको हम या तो ट्यूमर के अंदर या फिर ट्यूमर के क्लोज रखेंगे, इसीलिए इसको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रीटमेंट बोलते हैं। कीमोथेरेपी ड्रग यूज़ करता है ना कि रेडिएशन। हार्मोन थेरेपी हार्मोन्स यूज़ करता है और हार्मोन ब्लॉकिंग मेडिसिन ना कि रेडिएशन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकीथेरेपी मीन्स, ब्रैकीथेरेपी का क्या मतलब है? रेडिएशन सोर्स प्लेस क्लोज टू और इनसाइड द ट्यूमर, सर्जरी ओनली, एक्सटर्नल रेडिएशन ओनली, अल्ट्रासाउंड गाइडेड थेरेपी। तो देखो ब्रैकीथेरेपी का मतलब क्या हो जाता है? शॉर्ट डिस्टेंस। तो मतलब रेडिएशन सोर्स प्लेस क्लोज टू और इनसाइड द ट्यूमर, या तो वो ट्यूमर के एकदम पास है या फिर ट्यूमर के अंदर रखा जाता है, ऐसे टाइप ऑफ ब्रैकीथेरेपी हो जाता है। इंटरस्टिशियल, इंट्राल्यूमिनल, सरफेस मोल्ड, ऐसे ये डिवाइड होता है ब्रैकीथेरेपी अलग अलग उस पर कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ डोज रेट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स प्लेसमेंट, ऐसे ब्रैकीथेरेपी के अलग अलग टाइप हो जाते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग ऑफ द सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इमेजिंग मॉडलिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर आरटी, रेडियोथेरेपी प्लानिंग। रेडियोथेरेपी प्लानिंग के लिए मतलब कि जो हम ट्यूमर को कैसे, कहाँ से, कितनी डोज देनी है, उस प्लानिंग के लिए हम कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी प्रेफर करते हैं? एक्सरे, सिटी स्कैन, ईसीजी या मैमोग्राफी। तो देखो जो सिटी सिम्युलेटर होता है, क्या बोलते हैं उस मशीन को? सिटी स्कैन। जैसे सिटी सिम्युलेटर होता है, ये एक स्टैंडर्ड इमेजिंग टेक्निक है फॉर रेडियोथेरेपी प्लानिंग। ये हमें एक्यूरेट पेशेंट एनाटॉमी प्रोवाइड करवाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इन्फॉर्मेशन देगा जो कि हमें डोज कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, 3D विजुअलाइजेशन देगा ट्यूमर का और सराउंडिंग ऑर्गन्स का, इमेजेस यूज्ड इन ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम वो भी हमें इसमें मिल जाएगी। ठीक है, एमआरआई और पेट भी हम सिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं टारगेट डिलिनिएशन को इम्प्रूव करने के लिए, बट सिटी इज़ द प्राइमरी प्लानिंग मॉडलिटी बिकॉज एमआरआई डज नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेटा। वो हमें सिटी स्कैन में ही मिलता है ड्यू टू कि ये भाई हर एक टिश्यू का अलग अलग हमारे पास हॉन्सफील्ड यूनिट होती है, एटेन्यूएशन नंबर होता है उस बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीटीवी स्टैंड फॉर, भाई जीटीवी क्या होता है? अगर मैं बात करूँ किसकी, रेडियोथेरेपी प्लानिंग की, ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम, जनरल ट्रीटमेंट वॉल्यूम, गामा थेरेपी वॉल्यूम, ग्रेडियंट टारगेट वॉल्यूम। तो देखो जीटीवी क्या हो जाता है? ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम, जो विजिबल, जो ट्यूमर का जो विजिबल और जो पैल्पेबल ट्यूमर है जिसको हम क्लिनिकली एग्जामिनेशन से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, विजिबल और पैल्पेबल ट्यूमर आइडेंटिफाइड थ्रू क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सिटी, एमआरआई, पैट, ये हमें रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल ट्यूमर। एक्चुअल ट्यूमर जो हमें पेशेंट की बॉडी पे दिखाई दे रहा है, ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम, दैट इज विजिबल ट्यूमर वॉल्यूम। तो जीटीवी स्टैंड फॉर ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम। नेक्स्ट होता है सीटीवी। सीटीवी क्या हो जाता है? क्लिनिकल टारगेट, कैंसर थेरेपी, सेंट्रल ट्यूमर, कैलकुलेटेड टारगेट वॉल्यूम। तो देखो जब भी हम ट्यूमर की प्लानिंग करते हैं तो इस अकॉर्डिंग होता है, भाई जो ट्यूमर हमें विजिबल है वो तो हो गया ग्रोस ट्यूमर वॉल्यूम, और सीटीवी क्या हो जाता है? क्लिनिकल टारगेट वॉल्यूम। क्लिनिकल टारगेट वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाता है? जीटीवी तो हो ही गया, मतलब जो मेन ट्यूमर है विजिबल वो तो हो ही गया, प्लस एरियाज ऑफ सस्पेक्टेड एरिया ऑफ कंटेनिंग, ठीक है, सस्पेक्टेड एरिया ऑफ कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक डिजीज। तो जो कैंसर सेल्स है वो ऑफन एक्सटेंड हो जाते हैं बियॉन्ड द विजिबल ट्यूमर, तो जो सीटीवी है वो कवर कर लेता है इस इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक एक्सटेंशन को। सीटीवी क्या हो जाता है? जीटीवी प्लस माइक्रोस्कोपिक डिजीज। ठीक है, जो सस्पेक्टेड एरियाज है आसपास के कि भी यहाँ भी कैंसर फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटीवी इज क्रिएटेड बाय एडिंग अ मार्जिन टू। तो पीटीवी क्या हो जाता है? पीटीवी होता है प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम। ठीक है, कि भाई सबसे पहले तो वो हो गया जो ट्यूमर विजिबल जीटीवी, फिर सीटीवी आया कि मैंने उसमें जो सस्पेक्टेड माइक्रोस्कोपिक डिजीज, जो सस्पेक्टेड एरिया है उसको कवर कर लिया। अब प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम कि भाई इस पूरे टारगेट वॉल्यूम को प्लान करके मुझे वहाँ पे देनी है रेडिएशन। तो पीटीवी क्या हो जाता है? बाय एडिंग अ मार्जिन टू। कौन सा मार्जिन ऐड करेगा? ये मार्जिन की बात कर रहा है। तो पीटीवी इज क्रिएटेड बाय एडिंग अ मार्जिन टू सीटीवी। अगर मैंने सीटीवी में मार्जिन ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? पीटीवी, दैट इज प्लानिंग टारगेट वॉल्यूम। ये कंपनसेट करता है भाई जो पेशेंट के मूवमेंट हो रहे हैं ब्रीथिंग की वजह से, या फिर जो पेशेंट के इंटेस्टाइन के पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट हो रहे हैं, ऑर्गन मोशन हो रहा है, या फिर जो डेली सेटअप एरर्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रैक्शनेशन होती है रेडियोथेरेपी। ठीक है, डेली के जो सेटअप एरर्स आते हैं तो क्या हो जाता है? पीटीवी हो जाता है सीटीवी प्लस सेटअप मार्जिन। तो ये क्या इंश्योर कर लेता है कि जो प्रिस्क्राइब डोज है रीचेज द टारगेट डिस्पाइट स्मॉल पोजिशनिंग वेरिएशन। ठीक है,
तो पहले जीटीवी आएगा, फिर सीटीवी, फिर पीटीवी। तो नेक्स्ट क्या हो जाता है, ऑर्गन एट, सॉरी मैंने बताया, ओएआर स्टैंड फॉर। तो ओएआर क्या हो जाता है रेडियोथेरेपी के अंदर, ऑर्गन एट रिस्क। ऑर्गन एट रिस्क वो नॉर्मल ऑर्गन है जो कि रेडिएशन के सेंसिटिव है और जो ट्यूमर के पास में है और जिनको हमें कम से कम डोज देनी है, ठीक है। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया, आइज, किडनी, हार्ट, लंग्स, रेक्टम। तो हर एक ऑर्गन एट रिस्क की एक टोलरेंस डोज होती है कि अगर उस टोलरेंस डोज से ज़्यादा गई डोज, देन द कॉम्प्लिकेशन विल इंक्रीज और मे बी द कॉम्प्लिकेशन विल अकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ रेडियोथेरेपी इज, रेडियोथेरेपी का मेन एम क्या है, किल ट्यूमर सेल वाइल स्पेयरिंग नॉर्मल टिश्यू, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंप्रूव डाइजेशन, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। इतने गंदे से ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मेन एम क्या है रेडियोथेरेपी का, कि ट्यूमर सेल्स को किल करना नॉर्मल टिश्यूज़ को बचाते हुए, जैसा कि मैंने क्लास के शुरू में ही बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडिएशन इज कॉमनली प्रोड्यूस बाय लिनैक, लिनैक से कौन सी रेडिएशन निकलती है, अल्फा, बीटा, हाई एनर्जी एक्सरेज या न्यूट्रॉन्स ओनली। तो देखो लिनैक से मैंने बताया था, लिनैक में क्या होता है, वो जैसे नॉर्मल एक्से ट्यूब का प्रोसीजर नहीं हो जाता कि भाई इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स ने टारगेट को स्ट्राइक किया और हाई एनर्जी एक्सरेज निकले। नाउ दिस हाई एनर्जी एक्सरेज आर विल यूज टू ट्रीट द कैंसर सेल्स, ठीक है। तो हाई एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस होती है लिनैक के अंदर। टारगेट कौन सा यूज होता है इसके अंदर, ट्रांसमिशन टाइप टारगेट, ठीक है। स्ट्राइक का टंगस्टन टारगेट को स्ट्राइक करेगा, हाई एनर्जी एक्सरे ट्रांसमिशन टाइप टारगेट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और यूज डायरेक्टली एज इलेक्ट्रॉन। और सुपरफिशियल ट्यूमर्स की अगर मैं बात करूँ तो सीधा हम इलेक्ट्रॉन ही ट्रीटमेंट कर देते हैं, मतलब सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रीटमेंट भी देते हैं उसके अंदर। और अगर उस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने स्ट्राइक करवाया टारगेट पे, तो हाई एनर्जी एक्सरेज होंगे। में जो कॉमनली जो होता है वो हाई एनर्जी एक्सरेज ही हम यूज़ करते हैं इसमें। रही बात अल्फा पार्टिकल्स की, ये कुछ रेडियो न्यूक्लाइड्स में यूज़ होता है, ना कि लिनैक में। बीटा पार्टिकल्स, लिनैक प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम्स, ना कि बीटा पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो रूटीन लिनैक जो है वो न्यूट्रॉन बीम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो लिनैक तो ये करेगा। और जो टेलीकोबाल्ट है वो कौन सा करता है, गामा रेस प्रोड्यूस, ठीक है। उसके अंदर टेलीकोबाल्ट मशीन्स के अंदर गामा रेस प्रोड्यूस होती है। ब्रैकी की अगर मैं बात करूँ तो ब्रैकी के अंदर भी हम रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ कर रहे हैं। अभी करंटली जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वो ऑलमोस्ट जगह पे कोबाल्ट 60 चल रहा है, वरना इरिडियम 192 भी यूज़ हो सकता है। पहले रेडियम यूज़ होता था जिसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज थे, तो अब वो बंद हो गया। रेडियम ही पहला ऐसा आइसोटोप है जो कि यूज हुआ था ब्रैकीथेरेपी मशीन के अंदर, ठीक है। अभी जो और इरिडियम 192 बेस्ट है, ठीक है। वो बेस्ट क्यों है, ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी, मतलब कि मिनिएचर से सोर्स बना सकते हैं हम इरिडियम 192 से। बट अभी लेकिन उसकी जो हाफ लाइफ है वो सिर्फ 74 डेज़ है, डेट इज 73.8 डेज़। तो इसलिए वो उसको बार बार रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में हम यूज़ कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो कोबाल्ट 60 यूज़ कर रहे हैं जहाँ ब्रैकीथेरेपी है, ठीक है। तो ये भी गामा रेज और टेली वाली भी गामा रेज। लिनैक इज ऑल्सो अ टेली, बट टेली कोबाल्ट भी गामा रेज। और लिनैक के अंदर कोई पूछे कि क्या यूज़ हो रहा है, तो इसमें कोई रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें हम हाई एनर्जी एक्सरेज को यूज़ करते हैं जो कि प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, हाई एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। और रही बात ब्रैकी और टेली कोबाल्ट में, तो उसमें हम गामा रेज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स कोबाल्ट 60 हम यूज़ कर रहे हैं जो कि गामा रेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज मेनली यूज फॉर। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी है मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी मेनली सुपरफिशियल ट्यूमर्स के लिए यूज़ होता है, जो कि ट्यूमर नियर द सरफेस है, ठीक है। तो जो स्किन कैंसर हो गया, चेस्ट वॉल हो गया, ब्रेस्ट सर्जरी के बाद जो बूस्टर डोज है वो हम इस पे देते हैं, स्कार बूस्ट, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हो गई, तो इन सब के लिए हम इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन बीम्स आर प्रेफर्ड फॉर। फोटोन बीम्स किस लिए प्रेफर्ड है, डीप सीटेड स्किन लीजन, डेंटल ट्रीटमेंट या आई एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल भाई फोटोन बीम्स का पेनिट्रेशन हाई होता है, मेकिंग देम सुटेबल फॉर डीप सीटेड ट्यूमर लाइक ब्रेन ट्यूमर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पेल्विक मैग्नेंसीज, एब्डोमिनल ट्यूमर, सब में फोटोन बीम्स हम यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट रूम ऑफ अ लिनैक इज कॉल्ड। जो लिनैक जिस रूम में होती है, तो जो ट्रीटमेंट रूम है, जिस रूम में वो मशीन रखी हुई है, तो जो ट्रीटमेंट रूम है लिनैक का, उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल रूम, बंकर, लेबोरेटरी, आईसीयू। तो जो लिनैक ट्रीटमेंट रूम है उसको हम बंकर बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ थिक कॉन्क्रीट वॉल्स। ठीक है, कितनी थिक कॉन्क्रीट वॉल्स? 1.5 to 2.5 मीटर्स थिक कॉन्क्रीट वॉल्स होती है। ठीक है, टू शील्ड स्टाफ एंड द पब्लिक फ्रॉम रेडिएशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोफेशनल प्रिस्क्राइब्स द रेडियोथेरेपी डोज। कौन सा प्रोफेशनल है जो कि रेडियोथेरेपी में कितनी डोज लगेगी ये प्रिस्क्राइब करता है? रेडियोग्राफर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, नर्स या फिर फिजिसिस्ट। तो देखो कि भाई डोज कितनी लगेगी, ये कौन करता है? रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, रेडियोग्राफर का क्या काम होता है? ट्रीटमेंट देना और पोजीशन लगाना पेशेंट की। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करता है? डिसाइड करता है, पूरी प्लानिंग करता है कि भाई डोज कितनी लगेगी। फिजिसिस्ट क्या करता है? कैलकुलेट करता है और वेरीफाई करता है डोज को। नर्स तो पेशेंट केयर देती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग कैलकुलेशन। ट्रीटमेंट प्लानिंग के कैलकुलेशंस के लिए कौन होता है हमारे पास ऑन्को डिपार्टमेंट के अंदर? मेडिकल फिजिसिस्ट। ठीक है, मेडिकल फिजिसिस्ट ये इंश्योर करता है कि जो रेडिएशन डिलीवर हो रही है वो एक्यूरेट और सेफली तो है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या इंक्लूड कर देती है? टीपीएस के अंदर डोज कैलकुलेशन की, मशीन कैलिब्रेशन की, लिनैक की भाई मशीन अच्छे से चल रही है ना, क्यूए ऑफ लिनैक एंड ब्रैकीथेरेपी यूनिट्स, रेडिएशन सेफ्टी इंश्योर करेंगे, और जो ट्रीटमेंट प्लान्स होंगे पेशेंट के ट्रीटमेंट से पहले उनको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट प्राइमरीली। जो रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट है, जिसको हम रेडियोथेरेपिस्ट भी बोल देते हैं, वो क्या करेगा? परफॉर्म्स ट्रीटमेंट डिलीवरी, प्रिस्क्राइब रेडिएशन, मैन्युफैक्चर मशीन, परफॉर्म सर्जरी। तो बिल्कुल परफॉर्म ट्रीटमेंट डिलीवरी। ठीक है, वो ट्रीटमेंट देगा, वो मशीन जो पोजीशन लगाना होता है, मशीन्स को हैंडल करना होता है, ये सब कौन करता है? रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMRT स्टैंड फॉर। IMRT क्या हो जाती है? इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, इंटरनल मेडिकल रेडिएशन टेस्ट, इमेज मैनेज रेडिएशन ट्रीटमेंट, या आयन मॉड्यूलेटेड रेडिएशन टेक्निक। तो IMRT क्या हो जाती है? एक एडवांस फॉर्म है ये एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी की, जहाँ पे इंटेंसिटी जो है हर रेडिएशन बीम की वो वेरी करती है यूजिंग अ मल्टी लीफ कॉलीमेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? MLC। दिस क्रिएट्स हाईली कन्फर्मल डोज डिस्ट्रीब्यूशन दैट मेक्स द ट्यूमर शेप while reducing the dose to nearby organs at risk। तो इसका बेनिफिट क्या हो जाता है? नॉर्मल टिश्यू बहुत अच्छे से स्पेयर हो पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर को डोज लगेगी, और जो साइड इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये एडवांस्ड मॉडलिटी है लिनैक के हमारे इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। IGRT स्टैंड फॉर। IGRT का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो IGRT होती है इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। IGRT के अंदर क्या होता है? इमेजिंग इमीडिएटली बिफोर और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, इमेज लेते हैं हम ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट की पोजीशन और ट्यूमर की लोकेशन को वेरीफाई करने के लिए। कॉमन इमेजिंग सिस्टम कौन से हो जाते हैं? हम इसके अंदर CBCT यूज़ कर लेंगे, KV इमेजिंग, MV इमेजिंग। इससे क्या होता है? जो सेटअप एरर्स जो हैं वो रिड्यूस होंगे और ट्रीटमेंट एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है VMET स्टैंड फॉर। ये जो IMRT, IGRT, VMET ये सब क्या है? एडवांस एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, फिर एडवांस लिनैक के जो एडवांस इमेजिंग मॉडलिटी है वो है ये। VMET क्या हो जाता है? VMET का पूरा नाम हो जाता है बिल्कुल वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क रेडियोथेरेपी। ये एक एडवांस फॉर्म है IMRT की, जिसके अंदर जो लिनैक है वो आर्क के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर आर्क के अंदर जो लिनैक है वो रोटेट कर पा रही है अराउंड द पेशेंट। बीम इंटेंसिटी, गैनिटरी स्पीड और MLC पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ड्यूरिंग द रोटेशन। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? फास्टर ट्रीटमेंट मिलेगा हमें IMRT के दौरान। IMRT से फास्टर ट्रीटमेंट मिलेगा। डोज कन्फर्मिटी एक्सीलेंट रहेगी, पेशेंट कंफर्ट इंप्रूव होगा क्योंकि ट्रीटमेंट टाइम कम लग रहा है। ठीक है, अब हमें पूरा नहीं रोटेट करवाना, अगर हमें कुछ आर्क में ही ट्रीटमेंट देना है ट्यूमर के तो वो भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBRT इज मेनली कैरेक्टराइज बाय। SBRT क्या होती है? देखो SBRT क्या हो जाती है? स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी, और इसके अलावा एक होती है
SBRS, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन सर्जरी। इसका सर्जरी वाले में इसमें क्या हो जाता है कि मतलब मैंने सर्जरी दी है, नॉन इन्वेसिव है, मतलब एक साथ ही इतनी रेडिएशन दे दी कि एक साथ ही मैंने इतनी रेडिएशन दे दी कि वो ट्यूमर एकदम किल हो गया है। ये किसके लिए यूज़ होता है? मेनली इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, जो छोटे ट्यूमर्स हैं और जो क्रेनियम वाले हैं। कौन सा मॉडलिटी यूज़ होती है? गामा नाइफ हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल 201 कितने 201 कोबाल्ट 60 सोर्सेज यूज़ होते हैं। ये 201 कोबाल्ट 60 सोर्सेज एक साथ रेडिएशन देंगे और उस ट्यूमर सेल्स को पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो ये क्या होता है? स्टीरियोटैक्टिक बीम रेडियो सर्जरी। और एक होता है SBRT, स्टीरियोटैक्टिक बीम रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, तो ये कैरेक्टराइज बाय होता है हाई डोज इन फ्यू फ्रैक्शन, लो डोज इन नो इमेजिंग सर्जरी। तो बिल्कुल हाई डोज इन फ्यू फ्रैक्शन, मतलब इसमें भी हम हाई डोज दे रहे हैं लेकिन एक बार में नहीं। ठीक है, कितने फ्रैक्शन में? सिर्फ 1 से 5 फ्रैक्शन में। लो डोज तो जो नॉर्मल वाले हैं उसमें तो लो रखते हैं हम, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई रेडिएशन डोज दे रहे हैं इन 1 to 5 फ्रैक्शन ओनली विथ सम मिलीमीटर एक्यूरेसी। मेनली फॉर स्मॉल ट्यूमर्स ही होगा ये, लंग, लिवर, स्पाइन, एड्रिनल ग्लैंड एक्सेट्रा, बिकॉज ऑफ द हाई डोज पर फ्रैक्शन। जो प्रिसाइज इमोबिलाइजेशन और IGRT एसेंशियल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है SRS इज मेनली यूज फॉर। तो SRS जो मैंने बताया स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। अच्छा, SRS स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियो सर्जरी नहीं, सिर्फ SRS, सॉरी। ठीक है, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। तो स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी मैंने अभी बताया ऊपर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स के लिए होती है। तो ये क्या हो जाती है? स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। ये सिर्फ ब्रेन के लिए होती है। SBRS हम इसको इसलिए ही नहीं बोल सकते क्योंकि ये बॉडी के लिए यूज़ नहीं होती है, ये सिर्फ हमारी ब्रेन के लिए यूज़ होती है SRS। ठीक है, जो कि सिर्फ इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स के लिए यूज़ करते हैं हम, ब्रेन के लिए। जो जैसे कि ब्रेन मेटास्टेसिस हो गया, एट्रोवेनस मालफॉर्मेशन, मेनिंजियोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, जिसके अंदर कोई इंसिजन और ऑपरेशन की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी सिर्फ ब्रेन के लिए, ब्रेन ट्यूमर्स के लिए होती है और स्मॉल ब्रेन ट्यूमर्स के लिए। तो HDR इन ब्रैकीथेरेपी मीन्स, ब्रैकीथेरेपी में HDR का मतलब क्या है? तो देखो मैंने जैसे बताया था, जो ब्रैकीथेरेपी है वो डिवाइडेड है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मोड्स, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये जो SDR है वो क्या हो जाता है? SDR ब्रैकीथेरेपी दैट मीन्स हाई डोज रेट। ठीक है, हाई डोज रेट क्या होता है? इसका मतलब हाई डोज रेट। तो ये डोज रेट ऑन द बेसिस ऑफ डोज रेट ब्रैकीथेरेपी इज डिवाइडेड इनटू LDR, MDR एंड HDR, लो डोज रेट, मीडियम डोज रेट एंड हाई डोज रेट। और एक होती है PDR, पल्स डोज रेट। लो डोज रेट के अंदर कितना हो जाता है? लेस देन 2 ग्रे। इसके अंदर हो जाता है 2 to 12 ग्रे जो हम डोज देते हैं। और SDR के अंदर हो जाता है मोर देन 12 ग्रे, पल्स डोज के अंदर जो हम पल्स में डोज दे रहे हैं। ठीक है, रुक रुक के। तो HDR ब्रैकीथेरेपी हाई डोज, हाई रेडिएशन डोज है इन अ शॉर्ट ट्रीटमेंट। ये कॉमनली यूज़ करता है, मतलब जो आइडियली होता है, इरिडियम 192 एज द रेडियो एक्टिव सोर्सेस। लेकिन अब हम मोस्टली कोबाल्ट 60 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आइडियली इरिडियम 192। तो कॉमन जैसे कि सर्वाइकल कैंसर हो गया, वेजाइनल हो गया, एंडोमेट्रियल हो गया, इन सब में SDR। और अब हम HDR मशीन ही प्रेफर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर जगह पे ब्रैकीथेरेपी HDR मशीन ही हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LDR स्टैंड फॉर। तो मैंने ऊपर ही बता दिया, LDR स्टैंड फॉर लो डोज रेट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द एक और चीज़ ब्रैकीथेरेपी डिवाइड होती है, दैट इज़ परमानेंट एंड टेम्परेरी इम्प्लांट्स। परमानेंट का मतलब क्या हो गया कि मैंने रेडियो एक्टिव सोर्स को परमानेंटली ही पेशेंट की बॉडी में डाल दिया। और एक होता है टेम्परेरी, मतलब कि एक बार प्रेस्क्राइब डोज पूरी हुई और उसके बाद हमने उसको निकाल लिया। ठीक है, तो भाई टेम्परेरी में तो कौन से यूज़ होते हैं? जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और परमानेंट में कौन से यूज़ होते हैं? जिनकी हाफ लाइफ बहुत कम है, जैसे कि हो गया गोल्ड 197 विच आर द हाफ लाइफ ऑफ ओनली 3.8 डेज। तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा? अपने आप डिके हो जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड इन HDR रेडियोथेरेपी। कौन सा आइसोटोप हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं HDR रेडियोथेरेपी में? तो देखो कॉमनली की अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी तो कॉमनली एट प्रेजेंट हमारे पास कॉमनली कौन सा यूज़ हो रहा है? कोबाल्ट 60। बट इरिडियम 192 इज़ द आइडियली, और जो मतलब ये जो कोबाल्ट 60 है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट एसोसिएशन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इरिडियम 192 क्या है? कॉस्टली है ना। तो बट प्राइवेट एसोसिएशन में अभी भी इरिडियम 192 यूज़ हो रहा है।
तो हम इसका आंसर क्या लेंगे, देखो कोबाल्ट 60 मेनली तो टेलीकोबाल्ट में हो ही रहा है, कॉमनली यूज्ड, कॉमनली गवर्नमेंट, हम कॉमनली ईडीएम 192 ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि मतलब आंसर एज इट, क्योंकि आइडियली तो यही होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये हो ही नहीं रहा, प्राइवेट एसोसिएशन में तो हम प्रेफर कर रहे हैं इसी को, वो मंगवा रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुलेशन बिफोर ट्रीटमेंट इज परफॉर्म टू, जो सिटी सिमुलेशंस कर रहे हैं हम सिटी सिमुलेटर के थ्रू, तो वो किस लिए हम करते हैं ट्रीटमेंट से पहले, प्लान एक्यूरेट ट्रीटमेंट, इंक्रीज ट्यूमर साइज, मेजर ब्लड शुगर, रिड्यूस बीम एनर्जी। तो देखो ट्रीटमेंट से पहले जो हम सिमुलेशन कर रहे हैं सिटी सिमुलेटर के थ्रू, तो ये किस लिए होता है, टू प्लान एक्यूरेट ट्रीटमेंट, ठीक है, पूरे ट्रीटमेंट को हम अच्छे से एक्यूरेटली प्लान कर सके इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोबलाइजेशन डिवाइसेस आर यूज टू, तो जो हम इमोबलाइजेशन डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं थेरेपी के दौरान, वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट मूवमेंट को रोकने के लिए, डोज बढ़ाने के लिए, बीम एनर्जी रिड्यूस करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो इमोबलाइजेशन डिवाइसेज है वो यूज़ होते हैं, इमोबलाइज से ही पता पड़ रहा है पेशेंट हिले डुले ना, तो प्रिवेंट पेशेंट मूवमेंट। जैसे कि कौन कौन से यूज हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक मास्क हो गया, ब्रेस्ट बोर्ड्स हो गए, नी एंड फुट सपोर्टर हो गया, शोल्डर रिट्रैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक मास्क आर मेनली यूज फॉर, थर्मोप्लास्टिक मास्क किस लिए यूज़ होते हैं, हेड एंड नेक पेशेंट, चेस्ट पेशेंट, लेग फ्रैक्चर या एब्डोमेन ओनली। तो जो थर्मोप्लास्टिक मास्क है वो हीटेड, देखो गरम गरम पानी में हम इसको हीट करते हैं जब तक सॉफ्ट ना हो जाए, और फिर हम इसको मोल्ड कर देते हैं पेशेंट के फेस और नेक पे, और जब कूल हो जाते हैं तो रिजिड और मेंटेन हो जाते हैं पेशेंट पोजीशन थ्रू ट्रीटमेंट। तो हेड एंड नेक पेशेंट सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टल इमेजिंग इज यूज टू, पोर्टल इमेजिंग किस लिए यूज़ होती है, पोर्टल इमेजिंग क्या करती है, पेशेंट की पोजीशनिंग को वेरीफाई करती है। पोर्टल इमेजिंग ये कंफर्म करती है कि जो रेडिएशन बीम एंट्री करेक्ट लोकेशन पे तो आ रही है ना, पेशेंट का जो सेटअप है वो मैच कर रहा है ना ट्रीटमेंट प्लानिंग के, और फीड अलाइनमेंट एक्यूरेट है ना। अब जो मॉडर्न सिस्टम के अंदर तो हम EPID यूज़ करने लग गए, अच्छा ये लीगली रिकॉर्ड के लिए भी ज़रूरी होता है, तो अब मॉडर्न सिस्टम के अंदर तो हम EPID इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इमेजिंग डिवाइस हो गया, MV इमेजिंग, KV इमेजिंग, ये सब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBCT इन रेडियोथेरेपी एंड मेनली यूज फॉर, जो कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी है वो किस लिए यूज़ होती है, तो CBCT जो है वो लिनैक, जो नई मॉडर्न लिनैक मशीन है उसके ऊपर माउंटेड होती है, एंड एक्वायर्स 3D इमेजेस इमीजिएटली बिफोर ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट से जस्ट पहले ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हमें इमेज मिल जाती है, तो ये इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी में हम यूज़ करते हैं, तो फॉर इमेज गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूट रेडिएशन रिएक्शन अकर्स, जो एक्यूट रेडिएशन रिएक्शन है वो कब होते हैं, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर 20 ईयर्स ओनली, बिफोर ट्रीटमेंट या नेवर। तो अगर मैं बात करूँ एक्यूट रेडिएशन रिएक्शंस की, तो जो एक्यूट रिएक्शंस होते हैं वो डेवलप होते हैं रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और विद इन वीक्स आफ्टर ट्रीटमेंट। तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर ट्रीटमेंट, जैसे कि हो गए हमारे स्किन इरिथमा हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, अच्छा जैसे NVD सिंड्रोम हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेयर लॉस हो गया ट्रीटेड एरिया के अंदर, तो ये यूजुअली टेम्परेरी होता है एंड इम्प्रूव आफ्टर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट रेडिएशन अफेक्ट यूजुअली अपेयर, तो एक्यूट अफेक्ट्स तो डेज टू वीक्स के अंदर आ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं लेट रेडिएशन अफेक्ट्स की, तो दिस आर यूजुअली अपेयर मंथ्स टू ईयर लेटर, लेट रेडिएशन अफेक्ट मंथ्स और ईयर आफ्टर ट्रीटमेंट आते हैं, क्योंकि जो स्लोली डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं वो इस जैसे कि वो जो एक्यूट वाले हैं वो तो रैपिडली डिवाइडिंग में हो जाएगा तो जल्दी आ जाएगा, लेट रेडिएशन अफेक्ट स्लोली डिवाइडिंग टिश्यू के अंदर आते हैं, तो इनको डैमेज दिखाने के अंदर टाइम लगेगा, ठीक है, स्लो डिवाइड होंगे भाई, मंथ्स टू ईयर्स के बाद तक आ सकते हैं ट्रीटमेंट के, जैसे कि फाइब्रोसिस हो गया, जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, जैसे कि ओस्टियो रेडियो नेक्रोसिस हो गया, या फिर सेकेंडरी कैंसर्स भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन अफेक्ट इन रेडियोथेरेपी मीन्स, रेडियोथेरेपी के अंदर जो ऑक्सीजन अफेक्ट है उसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन रेडिएशन सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन ट्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन रेडिएशन को ब्लॉक कर रहा है, या फिर कोई अफेक्ट ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है रेडिएशन इंड्यूस फ्री रेडिकल्स के साथ, कॉजिंग DNA डैमेज टू बिकम परमानेंट। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड जो ट्यूमर सेल्स हैं वो 2.5 से 3 गुना ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होते हैं,
ठीक है। देन नॉर्मल सेल्स, तो ऑक्सीजन क्या करता है, रेडिएशन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। दिस इज वाई रीऑक्सीजनेशन बिटवीन फ्रैक्शन इज वन ऑफ द 4 आवर्स ऑफ रेडियो बायोलॉजी। देखो तो ये याद रखना, ऑक्सीजनेटेड होगा सेल, देन मोर डीएनए डैमेज और बेटर ट्यूमर सेल्स और ज़्यादा अच्छे से किल होंगे। अगर ट्यूमर सेल्स है वो ऑक्सीजनेटेड है, दैट मीन्स डीएनए डैमेज ज़्यादा होगा और ज़्यादा अच्छे से वो किल हो पाएंगे। रेडियो सेंसिटिव सेल्स आर जनरली, जो रेडियो सेंसिटिव सेल्स है वो कैसे होते हैं, जनरली रैपिडली डिवाइडिंग फुली मैच्योर मसल सेल, फैट सेल। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्रेपेंटे, सेल्स जो है वो मोर रेडियो सेंसिटिव होंगे अगर वो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, लेस डिफरेंशिएटेड है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रैपिडली डिवाइडिंग, जैसे कि बोन मैरो सेल्स हो गया, स्टेम सेल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू, तो वही आ गया भाई, बोन मैरो ही मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू है, ठीक है। बोन मैरो इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू बिकॉज इट इज़ रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू। अगर मैं बात करूँ नर्व सेल्स की तो वो बिल्कुल रेडियो रेजिस्टेंट है क्योंकि ये रैपिडली डिवाइडिंग नहीं है। मसल सेल्स भी बहुत ही मैच्योरिटी के बहुत बाद डिवाइड करते हैं तो ये भी रेडियो रेजिस्टेंट हो जाता है। और कार्टिलेज भी लो सेल टर्नओवर है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटिवली रेडियो रेजिस्टेंट। बोन मैरो लिम्फोसाइट से क्या हो जाता है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू, गोनेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू इज रिलेटिवली रेडियो रेजिस्टेंट, इनमें से रेडियो रेजिस्टेंट कौन सा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ रेडियो, तो बोन मैरो और लिम्फोसाइट्स तो क्या है, रेडियो सेंसिटिव है, ठीक है। अमॉन्ग द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल इन द बॉडी, लिम्फोसाइट्स भी। स्केलेटल मसल्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर सेल्स विथ मिनिमल सेल डिवीजन, ठीक है। जो स्केलेटल मसल सेल्स है वो मैच्योर है, हाईली डिफरेंशिएटेड है और डिवाइड बहुत ही ज़्यादा रेयरली डिवाइड करते हैं। सच टिश्यूज आर मच लेस अफेक्टेड बाय रेडिएशन देन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की अगर मैं बात करूँ तो ये भी रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू और हाईली रेडियो सेंसिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरेटिव रेडियोथेरेपी एम्स टू, क्यूरेटिव रेडियोथेरेपी का क्या एम होता है। तो अगर मैं बात करूँ रेडियोथेरेपी की तो देखो 2 होती है, दूसरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अभी हम सिर्फ क्यूरेटिव की बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्यूरेटिव रेडियोथेरेपी का मतलब होता है व्हेन द इंटेंशन ऑफ कंप्लीटली रेडिएटिंग द कैंसर एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म डिजीज कंट्रोल और क्योर, मतलब वो डिजीज़ को क्योर कर सकता है। जैसे कि मान लो दोनों ही अभी समझा देती हूँ। देखो रेडियोथेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप का हो जाता है, एक होता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट और एक होता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कब होता है, जबकि हमें पता है कि जो ट्यूमर है वो ठीक हो सकता है, ठीक है। ट्यूमर जो है वो बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है और हम क्या या तो पूरी बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा या फिर अब इतना तो अच्छे से ठीक हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म तक उसकी बॉडी को कोई इशू नहीं आएंगे, मतलब क्योरेबल है डिजीज़। तो दैट इज़ क्यूरेटिव रेडियोथेरेपी की, जिस रेडियोथेरेपी से, जिस रेडिएशन ट्रीटमेंट से जो कैंसर्स है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है, क्योरेबल है, तो दैट मीन्स क्योर द डिजीज़। पैलिएटिव क्या हो जाता है कि भाई अभी कोई ब्रेन ट्यूमर का 4th स्टेज का पेशेंट आया है, हमें पता है अब इस कैंसर को क्योर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो लेकिन हम उसको उसी हालत में नहीं छोड़ सकते, तो हम उसको पैलिएटिव रेडियोथेरेपी देंगे। जो क्या करेगी, पैलिएटिव रेडियोथेरेपी क्या करती है, पैलिएटिव रेडियोथेरेपी के इंटेंशन होते हैं सिम्टम्स को रिलीव करना और पेशेंट की जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाना, मतलब सिम्टम्स को कम करेगा, उसको पेन रिलीफ, पैलिएटिव का मतलब ही क्या हो जाता है, पेन रिलीफ ट्रीटमेंट, ठीक है। सिम्टम्स कम कर रहा है, उसको पेन उसका कम कर रहा है और लाइफ टाइम जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ा रहा है, लेकिन हमें पता है कि डिजीज़ पूरी तरीके से नहीं जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिएटिव रेडियोथेरेपी इज मेनली गिवन टू, तो बिल्कुल भाई हमें पता है पैलिएटिव रेडियोथेरेपी इज मेनली गिवन टू रिलीव सिम्टम, ठीक है। जब क्योर पॉसिबल नहीं है, हमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, पैलिएटिव रेडियोथेरेपी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्करेंट कीमो रेडियोथेरेपी मीन्स, कॉन्करेंट कीमो रेडियोथेरेपी क्या होता है। देखो नाम से पता पड़ रहा है कीमो एंड रेडिएशन थेरेपी गिवन टुगेदर, तो ये तो हमें ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, फिर भी मैं बता देती हूँ ये होता क्या है। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी गिवन टुगेदर। कॉन्करेंट कीमो रेडियोथेरेपी का मतलब हो जाता है कीमोथेरेपी हमने दी पेशेंट को ड्यूरिंग द सेम पीरियड एज रेडियोथेरेपी, मतलब कि उसकी रेडियोथेरेपी भी चल रही है, उसी दौरान हम कीमो भी दे रहे हैं। क्यों ऐसा, क्यों भाई, क्योंकि जो कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है, जैसे कि एग्जाम्पल है सिस्प्लेटिन,
है ना। सिस्प्लेटिन कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है जो कि रेडियो सेंसिटाइजर के जैसे एक्ट करती है, तो ये कैंसर सेल्स को और ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है रेडिएशन के, और ट्यूमर कंट्रोल को इम्प्रूव कर देती है। मतलब उसी टाइम पे मैंने कीमोथेरेपी के दौरान रेडियो सेंसिटाइजर्स दे दिए पेशेंट को, जैसे कि सिस्प्लेटिन। अब इस सिस्प्लेटिन ने क्या किया, उस ट्यूमर सेल्स को और रेडियो सेंसिटिव बना दिया, और तब मैं उस तब जब वो पेशेंट कीमो करा के रेडियोथेरेपी कराने जा रहा है, तो अब वो जो ट्यूमर सेल्स है वो और ज़्यादा रेडिएशन सेंसिटिव होगा, इसका मतलब वो और जल्दी मरेंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, कॉन्करेंट कीमो रेडियोथेरेपी प्रेफर करेंगे पेशेंट्स को। ये डिपेंड करता है कौन से टाइप का कैंसर है, कौन से पार्ट का कैंसर है, ऑर्गन एट रिस्क कौन कौन से आ रहे हैं पास में, स्टेज कौन सा है पेशेंट का, और जो पेशेंट की लाइफ, मतलब पेशेंट की जो एज है वो क्या है, और पेशेंट की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और वैसे होता क्या है, देखो सर्जरी हुई कि मतलब मैंने जो GTV वाला वॉल्यूम है, ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम जो दिख रहा है मैलिग्नेंट, वो निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, कीमो किया, एंड देन फिर हम क्या कर रहे हैं, रेडियो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये बेसिकली ऑलमोस्ट के अंदर होता है ऐसा, बट ठीक है, कईयों में हमने कीमो रेडियो कर दी, कईयों में भाई अब ऐसा है कि सर्जरी, मान लो ब्रेस्ट का भी एकदम वो नीचे वाला वो ट्यूमर है, मुझे उस बॉर्डर का नाम याद नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, वो सर्जरी भी कर दूंगी तो उसे ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगा, लेकिन वो तो रहेगी लेयर, तो हम कीमो रेडियो कर देंगे ऐसे। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा ट्यूमर है, लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, स्टेज क्या है, इन सब पे, जो कि और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटमेंट काउच कैसा होना चाहिए, शुड पोजीशन द पेशेंट एक्यूरेटली, प्रोड्यूस रेडिएशन, मेजर डोज, जनरेट एक्सरे। तो भाई ट्रीटमेंट काउच क्या होता है, जिसके ऊपर पेशेंट लेटेगा और फिर उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो ये शुड पोजीशन द पेशेंट एक्यूरेटली। ट्रीटमेंट काउच सपोर्ट और पोजीशन देता है पेशेंट को ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ठीक है, मॉडर्न काउचेस के अंदर वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल रोटेशन सब हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, सारे मूवमेंट अलाउ करता है, जिससे पेशेंट को इजी रहता है। ठीक है, पेशेंट को इशू नहीं आता है। जो मैनी लिनिक काउचेस जो अभी आ रहे हैं वो तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम काउचेस आ रहे हैं, अलाउइंग प्रिसाइज करेक्शन फॉर सेटअप एरर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एसेंशियल बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इनमें से क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है। ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन, ब्लड ग्रुपिंग, ECG ओनली, आई एग्जामिनेशन। तो भाई हमें ऑप्शन से पता पड़ा, ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन। बिफोर ईच ट्रीटमेंट सेशन वेरिफिकेशन अगर हम करेंगे तो करेक्ट ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन कि भाई पेशेंट करेक्ट लिया है ना हमने, करेक्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, करेक्ट ट्रीटमेंट साइट है, करेक्ट सेटअप है, और करेक्ट मशीन पैरामीटर्स है। ठीक है, वेरिफिकेशन मेथड्स के अंदर आ जाएंगे पोर्टल इमेजिंग, CBCT, KV इमेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इमेजिंग डिवाइस, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली सेटअप एरर्स आर मिनिमाइज्ड बाय। जो डेली सेटअप एरर्स हो रहे हैं, जब हम पेशेंट को उस काउच पे लेटा रहे हैं, चालू कर रहे हैं, तो भाई सेटअप एरर्स हो सकते हैं, तो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। IGRT, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG, तो बिल्कुल IGRT, इसी के लिए हम IGRT प्रेफर करते हैं कि मतलब हर सेशन से पहले अगर हमने इमेज ले ली तो हमें पता होगा। ठीक है, वो मिसमैच करेगी तो हमें पता होगा कि भाई ये सेटअप एरर्स हो रहे हैं। ठीक है, डेली पेशेंट पोजिशनिंग कैन वेरी बाय अ फ्यू मिलीमीटर्स। तो इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी डेली इमेजिंग होगी जो डिटेक्ट और करेक्ट कर देगा इस सेटअप एरर्स को बिफोर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एब्रीविएशन ऑफ RT स्टैंड फॉर RT, हम किसको बोलते हैं, रेडिएशन थेरेपी को, रेडियोथेरेपी को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, द अल्टीमेट गोल ऑफ मॉडर्न रेडियोथेरेपी इज। मॉडर्न रेडियोथेरेपी का अल्टीमेट गोल क्या है, मैक्सिमम ट्यूमर कंट्रोल विथ मिनिमल नॉर्मल टिश्यू डैमेज। मैक्सिमम नॉर्मल टिश्यू डैमेज, मैक्सिमम ट्रीटमेंट है, मैक्सिमम रेडिएशन। ठीक है, तो बिल्कुल मैक्सिमम ट्यूमर कंट्रोल विथ मिनिमम नॉर्मल टिश्यू डैमेज क्या होता है, देखो ये ट्यूमर कंट्रोल प्रोबेबिलिटी अपॉन NTCP, TCP अपॉन NTCP। ठीक है, ये तो होता है ट्यूमर कंट्रोल प्रोबेबिलिटी, और देखो मैक्सिमम ट्यूमर कंट्रोल प्रोबेबिलिटी वाइल मिनिमम नॉर्मल टिश्यू कॉम्प्लिकेशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये होता है, तो मैक्सिमम ट्यूमर कंट्रोल विथ मिनिमम नॉर्मल टिश्यू डैमेज। तो आज की क्लास के 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। स्टिल जैसा भी है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मे बी हर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, बट आपका ईच एंड एवरी कमेंट मैं पढ़ लेती हूँ, है ना। तो इसीलिए ही इस टॉपिक पे MCQs आए हैं आपके पास। और जो आपका वो वाला एक और किसी ने 2 3 से 4 बच्चों ने कमेंट कर रखा था, वो वाला सेशन
रैपिड क्विक रिवीजन वाला, वो भी मैं बिल्कुल लेके आऊँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तो लेके ही आऊँगी, ठीक है, और जल्दी लेके आऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसी भी लगी क्लास आपको प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपना एस्पायरेंट्स ऐप से जुड़ना ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।